जब दुनिया ये कहती है कि हार मान लो, जब दुनिया ये कहती है कि हार मान लो, तो आशा, वो वाली आशा नहीं, ये वाली आशा, तो आशा धीरे से कान में कहती है कि एक बार फिर प्रयास करो। तो आशा धीरे से कान में कहती है कि एक बार फिर प्रयास करो। और कुछ अलग करना है तो जरा भीड़ से हटकर, कुछ अलग करना है तो जरा भीड़ से हटकर, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है, लेकिन पहचान छीन लेती है। वैसे नहीं बनना है, वैसे नहीं बनना है। भीड़ भीड़ में तो भेड़ बकरी चलता है सर, भीड़ में तो भेड़ बकरी चलता है। शेर की तरह चलो, शेर की तरह चलो। जीना है तो शेर की तरह, भेड़ बकरी वैसा जिंदगी पसंद नहीं। दोस्तों, मैं रोहित सिंह स्टडी RS001 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है महान शासक पोरस। महान शासक पोरस। एक कहानी तब की है जब विश्व विजेता अलेक्जेंडर, उसी का दूसरा नाम है सिकंदर, प्रारंभ में उसका नाम अलेक्जेंडर था। जब उसने पूरे एशिया को जीतने के कगार पे पहुंच गया, जीतने वाला था, तब वहाँ के लोगों ने और वहाँ के प्रशंसकों ने उसका नाम सिकंदर रख दिया। सिकंदर, सिकंदर का मतलब जो किसी से हारा न हो, जो किसी से हार न सके, विश्व विजेता। सिकंदर का नाम उन्होंने रखे। बहुत बढ़िया। तब सिकंदर जितने अपने पड़ोसी देश जितने थे, मकदूनिया, बैक्टीरिया, ग्रीस, अपने क्षेत्र के चारों तरफ जीत लिया था। पिछले वीडियो में हम लोग विश्व विजेता महान सिकंदर यानी अलेक्जेंडर के बारे में हम लोग पढ़े। अलेक्जेंडर, उसी का नाम है सिकंदर। जब पूरे एशिया को कब्जा कर लिया था, तब उसका नाम लोग सिकंदर रख दिए। सिकंदर का मतलब होता है जो किसी से हारा ना हो, जो किसी के सामने झुका ना हो। विश्व विजेता सिकंदर। सिकंदर के बारे में हम लोग पढ़ें। अगर सिकंदर के आप बारे में जानते हैं, बहुत बढ़िया, सिकंदर के बारे में आप जानते हैं, तो पोरस के बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर सिकंदर के बारे में आप जानते हैं और पोरस के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो समझ लीजिए आप कुछ नहीं जानते हैं। इतिहास में आप कुछ नहीं जानते हैं। जब आप सिकंदर को जानते हैं तो पोरस को भी जानना आपको जरूरी हैगा, क्योंकि जो विश्व विजेता था सिकंदर, पोरस के सामने झुक गया था। महान सम्राट पोरस के सामने नतमस्तक हो गया था। लास्ट में पोरस को मित्र बना लिया और अपने देश लौट गया था। भारत में पोरस बोला था कि हम तुमको भारत यानी अपने देश में एंट्री नहीं करने देंगे। इसको झेलम नदी के तट पे ही रोक लिया था महान सम्राट सिकंदर को। एक ऐसा राजा जिसने सिकंदर को घुटने के बल टिका दिया, सिकंदर को नतमस्तक कर दिया, सिकंदर को भारत से खदेड़ दिया, लौटा दिया, उसी का नाम है पोरस। पोरस कौन था? बहुत बढ़िया। अरे जो सिकंदर को अपने कदमों में झुका दिया, जो विश्व विजेता, जो विश्व के सभी देश को अपने चरणों में झुका दिया था, उसको चरणों में झुकाया हमारे देश के जाबाज महान सम्राट, जिसका नाम था पोरस। इसे लोग प्यार से पुरु बुलाते थे।
इसे लोग प्यार से पुरुषोत्तम बुलाते थे। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम का मतलब क्या होता है? जो पुरुषों में उत्तम हो। पुरुषोत्तम का मतलब क्या होता है? जो पुरुषों में उत्तम हो, श्रेष्ठ हो, महान हो, उसी का नाम है पुरुषोत्तम। तो इसका 2-3 नाम था भाई। महान आदमी के महान नाम भी होता है, महान आदमी का महान नाम भी होता है। महान नाम है तो भाई महान काम भी होगा, महान नाम है तो महान काम भी होगा। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम नाम है तो पुरुषोत्तम जैसा ये काम भी करेगा ना। का नाम था पोरस, इसे लोग पुरुषोत्तम बुलाते थे। महाराज पुरुषोत्तम बुलाते थे, प्यार से पुरु बुलाते थे। पुरु, पुरुषोत्तम, पोरस। देखिए इसका हम थोड़ा इतिहास पढ़ लें पोरस का। पोरस को जाने पहचाने और माने ये हमारे देश के जाबाज और विशाल राजा थे, जो अलेक्जेंडर सिकंदर को भारत में घुसने नहीं दिए और सिकंदर खाली स्थान अपने देश मेसोटोपिया, ऐसे ही उसका नाम है, उसका देश का मेसोटोपिया, अपने देश चला गया। जो फारस को जीता था, बैक्टीरिया को जीता था, अपने क्षेत्र के मकदूनिया का तो था, सब क्षेत्र को जीत लिया था। देखिए इसके बारे में, पोरस के बारे में जाने, जिसने सिकंदर, महान सिकंदर को अपने चरणों में झुका दिया। देखिए क्या बात है। पोरस के पिताजी का नाम बमनी था। पोरस के पिताजी का नाम क्या था? बमनी था। ये कौन थे भाई? तो ये थे पौरव राष्ट्र के राजा थे। बमनी कोई पूछेगा कौन थे? तो बमनी जो थे महान सम्राट पोरस के पिताजी थे। ये पौरव राष्ट्र के राजा थे। ये जो क्षेत्र था पंजाब का, जो आप आज के डेट में है पंजाब हरियाणा, ये पंजाब से चिनाब झेलम नदी के तट तक ये पूरा माने साम्राज्य फैला था। ये पंजाब क्षेत्र झेलम चिनाब नदी के तट माने पूरा तट तक ये पूरा क्षेत्र जो था सब भाग्य था। पंजाब हरियाणा ये सब आप कह सकते हैं। कुछ जम्मू कश्मीर का भी ले लीजिए, जहाँ तक माने चिनाब झेलम नदी बहती है। पोरस का जो शासन का क्षेत्र था, पोरस का जो क्षेत्र था, क्षेत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। ये पूरा क्षेत्र था पोरस का, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ भाग ले लीजिए। ये झेलम चिनाब, यहाँ तक पूरा ये सब पोरस का सब क्षेत्र था। पौरव राष्ट्र, ये सब जितना क्षेत्र था पौरव राष्ट्र था। इसी पे पौरव राष्ट्र यानी पुरुषोत्तम के पिताश्री बोल सकते हैं, बमनी राज करते थे। ये सब राष्ट्र पौरव राष्ट्र था। ये सब राष्ट्र पौरव राष्ट्र के नाम से जाना जाता था, जो चिनाब सतलज नदी के तट पे ये नगर, ये साम्राज्य बसा हुआ था। आज के डेट में पंजाब शॉर्टकट में बोल सकते हैं, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्र था। उनकी माता का नाम अनुसुईया था। पुरुषोत्तम के माता का नाम अनुसुईया था। ये कहाँ की थी? यानी इसका जगह होगा ना, इनका जगह होगा कि ये कहाँ की थी, किसकी लड़की, किसकी बहन थी, कुछ जानकारी ले लिए जाए। अनुसुईया यानी पुरुष के माताजी का नाम अनुसुईया था। ये तक्षशिला नरेश अम्बिराज की बहन थी। ये तक्षशिला नरेश अम्बिराज की बहन थी। तक्षशिला आज के क्षेत्र में देखिएगा मैप में, तो पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ेगा तक्षशिला। बहुत विश्वविद्यालय, बहुत फेमस विश्वविद्यालय वहाँ पे था। वहाँ के अध्यापक उस समय के सबसे विद्वान पंडित माने जाते थे। विष्णुगुप्त, चाणक्य यहीं तक्षशिला में रहते थे और तक्षशिला में माने वहीं पे रहते थे। इन्हीं के शासनकाल में और इन्हीं के क्षेत्र में रहते थे अम्बिराज।
अम्बिराज। किसके चाचा थे? पोरस। पोरस के चाचा अमात्य शिवदत्त। पोरस के चाचा का नाम था अमात्य शिवदत्त। ये व्यवहार से बहुत बदमाश थे। पुरु के माता का नाम अनुसुईया था। पुरु के माता का नाम अनुसुईया था। ये तक्षशिला नरेश अम्बिराज की बहन थी। ये तक्षशिला नरेश अम्बिराज की बहन थी अनुसुईया। देखिए चाचा, पुरु के चाचा का नाम शिवदत्त अमात्य सेन था। लोग इसे अमात्य सेन ही बुलाते थे। शिवदत्त इनका नाम था, शिवदत्त। ये बहुत क्रूर व्यक्ति थे। ये इतना क्रूर व्यक्ति थे कि ये बड़े थे, यानी पुरु के पिता बमनी से ये बड़े थे। इनको राजा प्रेम नहीं करती थी, चाहे बोल सकते हैं इनको राजा बनने योग्य ये नहीं थे। बहुत क्रूर व्यक्ति थे, तो प्रजा जो है इनसे दुखी रहती थी। क्रूर व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्ति नहीं थे, राक्षस प्रवृत्ति के थे, राक्षस जैसा लगते थे, भूत जैसा लगते थे। इस वजह से ये गद्दी पर नहीं बैठे। देखिए कैसे व्यक्ति थे, बहुत क्रूर व्यक्ति थे, चरित्रहीन भी थे। इनको प्रजा नहीं चाहती थी, इसलिए इनके छोटे भाई बमनी गद्दी पर बैठे। पौरव राष्ट्र, जो यहाँ पे जो लोग राज्य करते थे उस क्षेत्र का नाम, वो राज्य माने वंश चाहे कुछ भी बोल सकते हैं, पौरव राष्ट्र था। पौरव लोग थे। क्षत्रिय कुल परिवार इन लोग का था। इनका एक सौतेला भाई था। पुरु का सौतेला भाई कनिष्क था। पुरु के सौतेला भाई कनिष्क था। ये भी अपने चाचा के आचरण जैसा था। ये भी अपने चाचा के आचरण जैसा था। ऐसे ऐसे लोग पैदा लिए हैं, देखिए। पुरु की पत्नी का नाम लाची था। पुरु के पत्नी का नाम क्या था? लाची था। लाची ये दस्यु की पुत्री थी, यानी एक उस जमाने में दस्यु एक बोल सकते हैं, इन लोग का भी एक राज्य था। दस्यु इन लोग का भी एक राज्य था। ये पानी के क्षेत्र में रहते थे, जहाँ पे नदी हो, बहुत बड़ा नदी, उस क्षेत्र में इन लोग रहते थे। बोल सकते हैं शॉर्ट में ये पानी में ही रहते थे। पानी में इन लोग रहते थे। पानी में माने कुछ बना के विधि व्यवस्था इन लोग रहते थे। दस्यु इन लोग का काम था लूटपाट करो, लूटपाट करना इन लोग का यही काम था। दस्यु पोरस के पत्नी का नाम लाची था। ये कहाँ की थी? तो ये दस्यु लोग की थी। ये दस्यु लोग की थी। दस्यु लोग ये बोल सकते हैं शॉर्ट में दस्यु की पुत्री थी। यहीं पर पोरस का लालन पालन हुआ था। यहीं पे पोरस का लालन पालन हुआ था। इसी लोक में, दस्यु लोक में पोरस का लालन पालन हुआ था।
जब इसके चाचा जी शिवदत्त इसके माता अनुसुईया और पुरु को झेलम नदी में फेंक दिए थे, नहीं बोले बहुत बदमाश आदमी थे, तो ये झेलम नदी में फेंक दिए थे, तब पुरु के पिता बमिनी बमिनी के सेनापति थे रिपुदमन। बमिनी के सेनापति रिपुदमन दोनों की मदद किए किसको? तो अनुसुईया और पुरु के मदद किए और दस्यु लोक में लेके चले गए। दस्यु, जहाँ पे दस्यु लोग रहते थे वहाँ पे चले गए। वहीं पे रिपुदमन इनका पुरु का लालन पालन किए और अनुसुईया पौरव राष्ट्र में ही रही। उसका मानसिक संतुलन माने खराब हो गया था, तो वहीं पौरव राष्ट्र में रह रही थी और उसको सुरक्षा के लिए रिपुदमन दस्यु लोक में लेके चले गए। वहीं पे इसका लालन पालन हुआ रिपुदमन की सहायता से। अब देखिए, अब भारत पे आक्रमणकारी या बोल सकते हैं व्यापारी लोग अब आना प्रारंभ कर दिए सोने की चिड़िया को खोखला करने के लिए। तो टरायस भारत आता है। उसी समय देखिए फारस देश राजा, यानी टरायस कौन था? फारस देश का राजा था। टरायस कौन था? फारस देश का राजा था। भारत आया, क्यों आया? तो व्यापार के क्षेत्र से भारत आया था। उद्देश्य था व्यापारी, लेकिन मन में था कि भारत पे कब्जा करेंगे। दिखावा में था कि हम व्यापारी हैं, लेकिन इसका उद्देश्य था भारत पे हमको कब्जा करना है। फारस से आया था, वहाँ पे फारस का ये राजा भी था और भारत में आया था व्यापार करने के लिए। भारत पे कब्जा करने के लिए, शासन करने के लिए एक विदेशी आक्रमणकारी आता है जिसका नाम है टरायस। उद्देश्य इसका रहता है कि हम भारत में जाएंगे, व्यापार के उद्देश्य से वहाँ के रीति रिवाज वेरीफाई किया जाएगा, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के लोग का कमजोरी क्या है, पकड़ा जाएगा। देखिए, यह फारस देश का राजा था। टरायस कौन था? तो यह फारस देश का राजा था। इसका उद्देश्य था भारत में व्यापार करना। भारत में व्यापार करेंगे या दो राजा को आपस में लड़ा देंगे, खुद मर जाएंगे दोनों लोग, अरे एक मरेंगे, कमजोर हो जाएंगे, फिर अपना सेना माने आक्रमण कर दिया जाएगा। विदेशी लोगों का यही नियम था कि एक दूसरे को लड़ा दो, खुद लड़के लोग कमजोर हो जाएंगे, लड़के लोग कमजोर हो जाएंगे, तब उस पर आक्रमण कर दो और वहाँ पे राज करो। ये सब शॉर्ट में बोल सकते हैं, सब कायर लोग का पहचान है कि दुश्मन के सीने पे वार नहीं करते हैं, इन लोग पीछे से वार करते हैं। वही विदेशी लोग होते हैं। देखिए, टरायस ये भारत में आया था। बाद में हालांकि ये भारत पर 20 वर्ष तक व्यापार किया, 20 वर्ष तक रहा, कितना लूटा होगा
बाद में इसको पुरु ने अपने देश भारत से इसको खदेड़ दिया था और ये अपने देश फारस लौट गया। अपने देश फारस लौट गया। ये तो अपने देश फारस लौट गया। तब ये जब लौट गया तब सिकंदर आक्रमण किया। जब ये अपने देश लौट गया तो वहाँ फारस में भी आक्रमण सिकंदर किया था। इसके ट्रायस के क्षेत्र में आक्रमण किया, वहाँ के क्षेत्र को भी जीत लिया। फारस के क्षेत्र को भी जीता किसने? सिकंदर ने। उसके बगल में बैक्टीरिया था, उसको भी जीत लिया। सब उस क्षेत्र को जीतते हुए वो बहुत तेजी से भारत आ रहा था। यानी अपने देश मकदूनिया से जीतते हुए भारत आ रहा था। सभी क्षेत्र को जीत लिया था। तो अपने क्षेत्र को जीतते हुए यहाँ पे भारत आ रहा था। बीच में पड़ा तक्षशिला। तक्षशिला के राजा थे अम्बिराज थे। तो उन्होंने सिकंदर के आगे समर्पण कर लिए और सिकंदर से संधि कर लिए और योजना बना कि पौरव राष्ट्र पर आक्रमण किया जाए। सिकंदर की सेना, अम्बिराज की सेना मिलके पौरव राष्ट्र पर आक्रमण किए, यानी पुरु के विरोध। उस समय पौरव राष्ट्र के राजा पुरु हो चुका था, चाहे बोल सकते हैं पुरु था। उस समय में जब सिकंदर और अम्बिराज, तक्षशिला नरेश अम्बिराज आक्रमण करने निकले सौराष्ट्र पर, तब वहाँ के राजा पुरु था। ये युद्ध हुआ झेलम नदी के तट पे। बोला जाता है झेलम नदी के तट पे वितस्ता का युद्ध, हाइडेपिस का युद्ध के नाम से फेमस है। तो वहीं पे युद्ध हुआ। युद्ध में सिकंदर की सेना को बहुत क्षति हुई। घुटने के बल उन लोग टिक गए, आत्मसमर्पण लास्ट हो गया। तब सिकंदर ने पोरस की महानता, वीरता को देखते हुए उसने बोला कि भारत का एक ऐसा वीर है जो विश्व विजेता को घुटनों के बल पर टिका दिया और हार का यहाँ पे हमको सामना करना पड़ा। माने हारते हारते वो जीता, कहने का मतलब है। जीता क्या? हारते हारते जीता, वो भी छल बल से जीता। तो पुरु की महानता और प्रशंसा देख के वो बोला कि दोस्त, तुम अपने देश में राज्य करो और हम अपने देश जा रहे हैं। और अपनी सेना को लेकर अपने देश मकदूनिया चला गया और तक्षशिला, सौराष्ट्र, पौरव राष्ट्र बोल सकते हैं, पौरव राष्ट्र दे के पुरु को, यानी अपने देश मकदूनिया, कौन चला गया? सिकंदर चला गया। तो बाद में जब सिकंदर चला गया, बोला कि हम अब भारत पे आक्रमण नहीं करेंगे, अपने देश में ही खुशी से अब रहेंगे और वहीं पे अपना जीवन यापन करेंगे। ये बात पुरु से कह के सिकंदर चला गया। कुछ दिन के बाद बीच लोग बोलते हैं कि वो अपने देश मकदूनिया भी सिकंदर नहीं पहुंचा था। बीच रास्ते में बोल सकते हैं जहाँ का ये था ट्रायस, फारस बैक्टीरिया के क्षेत्र में, यानी जाते जाते उसको बहुत तेज बुखार के कारण
सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। तब उसके एक योग्य सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। उसके योग्य सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने पुनः भारत पर आक्रमण किया, पुनः भारत पे आक्रमण किया और अम्बी नरेश के लड़का से मित्रता करके, तहसीला में थे, उससे मित्रता करके और धोखे से पुरु की और उसके पत्नी लाची की लोग मृत्यु कर देते हैं। इस प्रकार महान शासक पुरु की हत्या हो जाती है। यही था पुरु का जीवनी, जो विश्व जीत चुका था, उसको पुरु जीते जीते अपने देश में उसे घुसने नहीं दिया। यही था पोरस की कहानी। बोले थे कि पोरस को लोग प्यार से पुरुषोत्तम बुलाते थे, पुरु बुलाते थे। इसका 3 नाम था, पोरस का 3 नाम था, पुरु, पुरुषोत्तम, पोरस। पुरुषोत्तम का मतलब होता है पुरुषों में जो सबसे उत्तम हो, श्रेष्ठ हो, महान हो। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, उसी को लोग बोलते हैं पुरुषोत्तम। यही था पोरस की जीवनी। सिकंदर बोला था जब सिकंदर का याद किया जाएगा तब पोरस को भी याद किया जाएगा। यानी कहने का मतलब जहाँ सिकंदर के वर्णन होगा वहाँ पे पोरस का भी वर्णन होगा, क्योंकि वो भी बहुत शक्तिशाली पोरस शासक था जिसने सिकंदर को अपने चरणों में झुका दिया था। यही था पोरस का जीवनी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगला टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग जानेंगे, पहचानेंगे। पोरस पे एक सीरियल बना है, सोनी लाइव पे आता है, सोनी लाइव। 500 करोड़ लगा है उस मूवी को बनाने में, उस सीरियल को बनाने में 500 करोड़ की लागत हुई है। और बहुत भव्य, बहुत भयानक तरीका से उसको बनाया गया है। हमारे देश के जाबाज पोरस की उसमें पूरा कहानी है। लगभग 200 एपिसोड के आसपास में होगा, 100 घंटा के आसपास तब हुआ ना, हाँ मान लीजिए 200 एपिसोड के आसपास है। कुल लागत 500 करोड़ है। 500 करोड़ लोग लगाए हैं तो भाई कुछ क्वालिटी है तभी ना। 500 करोड़ लगा है पोरस के जीवनी में,